हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैकिंग निंजा। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे पजल्स। आज हम 12 सेट बना रहे हैं पजल्स का। आई बिलीव मैं यहाँ पे आज भी हम दो पजल्स बनाएंगे। एंड आज हम 12 सेट बना रहे हैं पजल्स का। तो 12 सेट आज हम एक नई चीज स्टार्ट करेंगे। आज हम सर्कुलर पजल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सर्कुलर पजल्स ना बेसिकली न्यू टाइप का पजल, न्यू टाइप मतलब मैं नया पढ़ा रहा हूँ अभी आपको। पहले जो पढ़ाए थे उसमें कोई भी सर्कुलर टाइप का पजल नहीं था। तो सर्कुलर टाइप का पजल में होता क्या है, बस आपको बोल देते हैं। जैसे छह लोग बैठे हैं एक सर्कल में, उनकी पोजीशंस के ऊपर आपको कंडीशंस दे देंगे कि कौन किसके सेकेंडरी राइट में बैठा है, कौन किसके अपोजिट में बैठा है, कौन किस कैसे बैठा है, कौन किस कैसे बैठा है, और आपको बताना है लोग कैसे बैठे। सिंपल, जैसे अभी तक हम करते हैं। फ्लैट में करता, फ्लोर में करा था, और भी बाकी सारे करे थे हमने। तो उसमें बस सिंपल क्या था कि आपको बता दिया था कौन कहाँ किसके ऊपर बैठा है, किसके नीचे बैठा है, किसके आगे किसके पीछे बैठा है। तो आपको उससे आइडिया था। लाइन वाले हमने बनाए थे पजल्स अभी तक कि कौन किसके लेफ्ट बैठा है, कौन किसके राइट में बैठा है। बस सिंपल वही चीज है। ठीक है। अब सर्कुलर पजल हमारे क्लोज फिगर के पजल्स में आते हैं। मतलब ऐसा कोई डिफाइंड कैटेगरी नहीं है, बट हम ऐसे ही लेके चल रहे हैं, फिगर पजल्स में आते हैं। क्योंकि इसकी अलग कैटेगरी क्यों बनाना है, इसकी अलग कैटेगरी बेसिकली इसलिए, क्लोज फिगर पजल्स में कौन से आते हैं। एक आ गया आपको सर्कुलर, एक आपका आ गया ट्राइंगुलर, देन आपका आ गया स्क्वायर, देन आपका आ गया रेक्टेंगुलर, देन आपका आ गया हेक्सागन, एंड सो ऑन। ठीक है। इससे ज्यादा वैसे आते नहीं, कभी कभी ऑक्टागन आ जाता है, बट वो सिमिलर कैटेगरी है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बेसिकली इन पजल्स को जैसे बाकी टीचर्स या काफी सारे टीचर्स कैसे बताते हैं, या बेसिक चीज कैसे तरीका सॉल्व करने, जैसे कुछ कुछ चीज होती है जैसे आपको बोले कि अब दो कदम आगे चलो, फिर दो कदम पीछे चलो, और फिर दो कदम और पीछे चलो। तो इंसान, लॉजिकल इंसान क्या करेगा, वो पहले दो कदम आगे चलेगा, फिर दो कदम पीछे चलेगा, तो अपनी पोजीशन पे आ गया, फिर दो कदम और पीछे चलेगा। तो ये करने के बजाय एक कॉमन सेंस वाला इंसान क्या सोचता है कि हम दो कदम आगे और दो कदम पीछे फर्स्ट वाले दो स्टेप्स क्यों चले, हम सीधे ही थर्ड वाला स्टेप फॉलो कर ले, दो कदम पीछे चलने वाला, और अपनी लोकेशन पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैं क्या बोल रहा था, एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, वो एक उससे कह रहा है दो कदम आगे चलो, वो आगे चला गया, फिर उससे बोला दो कदम पीछे आओ, पीछे आ गया, फिर उससे बोला दो कदम और पीछे आ गया, तो इन द एंड वो यहाँ पहुंच गया। एक नॉर्मल इंसान ऐसे चलेगा, नॉर्मल ट्रेल की तरह, आगे गया, फिर पीछे गया, फिर पीछे गया, फिर यहाँ पहुंच गया। बट एक कॉमन सेंस वाला इंसान या एक अच्छा लॉजिकल इंसान होगा, वो क्या करेगा, वो पहली जगह को कैलकुलेट करेगा कि मेरे को ये आगे और पीछे आने वाले दो स्टेप तो चलने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को क्या करना है, मेरे को सीधा यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे को सीधा यहाँ से पीछे आना है। That's it। तो यही तरीका है कि हम सर्कल में नहीं सॉल्व करेंगे। ऐसे आपको बोले छह लोग सर्कल में बैठे, तो हम ऐसे करके सॉल्व नहीं करेंगे। हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक लाइन बना के सॉल्व करेंगे। अब ये लाइन वाला ना, एक इसको कॉमनली कहते हैं थ्रेड मेथड। तो जिसने इस मेथड को बनाया है, हम उन्हीं का ही नाम लेंगे, और आप काफी लोग जानते होंगे, अंकुश लांबा सर। तो उन्होंने ही, बट ऑब्वियसली बात है, इस मेथड को बनाया है। उन्होंने ही इस मेथड में मतलब तरीका ढूंढा है, सीखा है। बट अब आप कहेंगे वो सर है, हम उन्हीं से पढ़े। देखिए, वो सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं भी खुद उन्हीं से पढ़ा हूँ, मैंने भी अपना एग्जाम उन्हीं से पढ़ के निकाला है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनको डेफिनेटली जाके देख सकते हैं, बिल्कुल कभी मना नहीं करूंगा। बट पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि मैंने उनके थ्रेड मेथड को इतने अच्छे तरीके से समझ लिया है कि मैं आपको और भी इजी तरीके से, और भी अच्छी डिटेल के तरीके से, और भी बेसिक तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ। मैंने थ्रेड मेथड को इतना प्रैक्टिस करा, इतना प्रैक्टिस करा, लिटरली इतनी पजल्स बनाई है कि आप लिटरली नहीं इमेजिन कर सकते हो। एंड बहुत ज्यादा पजल्स बनाई है थ्रेड मेथड के ऊपर। थ्रेड मेथड एक बहुत ही बेसिक तरीका है जिससे आपको ना कुछ फायदे होते हैं। ऐसा नहीं है सर्कल में बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, थ्रेड में बैठाने में कम टाइम लगता है, मतलब लगता है ओवरऑल, बट ऑब्वियस बात है तभी लोग उसको प्रेफर करना शुरू करते हो ना, काफी लोग उनको प्रेफर करते हैं थ्रेड मेथड को। एक बहुत ही अच्छा थ्रेड मेथड की वजह से कुछ चीज होती है कि थ्रेड मेथड से ना नए पर्सपेक्टिव दिखते हैं आपको। थ्रेड मेथड की वजह से आपको क्वेश्चन इजी दिखना शुरू हो जाता है। इजी क्वेश्चन जो होता है वो आपको नए तरीके से दिखना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे कहते हैं ना कि आपको सही तरीके से क्वेश्चन दिखना, सही तरीके से कंडीशन पिकअप करना, वो सब चीजें, या आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना होना, वो सब चीजें थ्रेड मेथड में आती हैं। तो इसलिए थ्रेड मेथड कुछ टीचर्स आपको रिकमेंड करते हैं बनाना, जो कि एक बहुत अच्छी ट्रिक है, या बहुत अच्छा मेथड है, ट्रिक नहीं कहेंगे उसको, बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम पजल सॉल्व करते हैं। एंड मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थ्रेड मेथड से ही बनाइए। मैं भी उसी तरीके से ही पढ़ाऊंगा आपको सारे के सारे क्लोज फिगर्स का। अब से हम थोड़ा सा क्लोज फिगर स्टार्ट कर रहे हैं। हम सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल वाले पजल्स भी लाएंगे एंड उनके ऊपर क्लास बनाएंगे। एंड आप जरूर देखिए, थ्रेड मेथड में आपको बहुत अच्छे से, बिल्कुल डिटेल, एकदम बेसिक, उंगली पकड़ के इसे सिखाना कहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सिखाऊंगा।
कि इससे बेसिक आपको क्लास कहीं मिलेगी ही नहीं। बिल्कुल बेसिक तरीके से एक एक चीज समझाऊंगा, छोटी छोटी चीज। अब इसमें कुछ फायदे होते हैं थ्रेड मेथड के। क्या फायदे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही बेसिक तरीका बताता हूँ। जैसे आप नॉर्मल सर्कुलर की ही आपको पजल दी है, तो आपको उसमें कंडीशन कैसे लिखी होगी, जैसे लिखी होगी ए सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो आप कैसे लिखते हैं, ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो ये आप सर्कल में बना के कंडीशन लिख रहे हैं या आप एक लीनियर फॉर्म में इस कंडीशन को लिख रहे हैं? आप कहेंगे लीनियर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को अगर लीनियर फॉर्म में ही सॉल्व करें तो ज्यादा आसान होगा, या हम इस लीनियर फॉर्म को पहले अपने दिमाग में सर्कल में कन्वर्ट करें और फिर सर्कल में बनाएं? हम फालतू में क्यों ज्यादा उस चीज में एफर्ट कर रहे हैं जब हम इजी तरीके से हम उसको चीज को सॉल्व कर सकते हैं? पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, एक बहुत अच्छी चीज क्या होती है कि हम इसमें ना, आप कोई भी पजल बनाते हैं, ऐसे बनाया है, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, कुछ लोग को पता ही नहीं है कहाँ देख रहे हैं। तो बेसिकली आपका होता क्या है, इन और आउट लेने का ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा। बट इसमें हमें कोई भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि क्या इन है क्या आउट है। हम इसको भी आउट बना सकते हैं, इसको इन बना सकते हैं, इसको भी इन बना सकते हैं, जब हमारा मन करे इसको आउट बना सकते हैं। मतलब एक कंडीशन, एक क्वेश्चन में एक ही तरफ होगा, इन या आउट, बट ऑब्वियस सी बात है। बट हम किसी भी तरफ डिफाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें डिफाइन करके चलना है कि कौन अंदर देख रहा है कौन बाहर देख रहा है। हम एंड में भी डिफाइन कर सकते हैं। हमारी सारी कंडीशन हमने फिल कर दी, लास्ट में कंडीशन मिली जिसमें पता चल गया इन है आउट है, और हमने उससे बना दिया। मतलब हमें स्टार्टिंग से डिफाइन करके नहीं की जरूरत नहीं है कि कौन इनसाइड देख रहा है कौन आउटसाइड देख रहा है। बहुत ही अच्छी चीज, बहुत ही प्यारी तरीका है। उसके अलावा आप जो स्क्वायर बनाते हैं ना, स्क्वायर बनाया आपने, स्क्वायर वाला पजल लिया आपने, ये स्क्वायर ही मान लीजिए आप, रेक्टेंगल में पानी, जैसे मान लीजिए बोले 8 लोग बैठे हैं, ऐसे कुछ कॉर्नर्स पे बैठे हैं कुछ साइड्स बैठे हैं। आपको इसमें डिफाइन करना पड़ेगा ए सेटिंग सेकंड लेफ्ट में, बी में कौन कॉर्नर बैठा है कौन साइड में बैठा है। आप कहाँ लेके चलेंगे, आपका दो पॉसिबिलिटी बन गई। आप ए को यहाँ पे भी ले सकते हैं, आप ए को यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी बन गई ना। अब दो पॉसिबिलिटी बनाने से बेटर क्या है, आप सिंगल पॉसिबिलिटी सॉल्व करो। सिंगल पॉसिबिलिटी सॉल्व करने में कैसे होते हैं कि हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे जब हम ए सेटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ बी बनाएंगे, तो हम ए को कॉर्नर भी ले सकते हैं, ए को साइड में ले सकते हैं, ये हम लास्ट में डिफाइन करेंगे। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही बेसिक तरीका है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, एंड कोई प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं आपसे लेता हूँ। बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन मोड ऑन कीजिए, अच्छे समझिए देखिए, और इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे डिफरेंट पजल्स में, बहुत सारे डिफरेंट तरीकों। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला पजल बनाते हैं। बिल्कुल आराम से समझाऊंगा मैं। ये 8 लोग हैं जो कि सर्कुलर बैठे हुए हैं, फेसिंग द सेंटर है, बिल्कुल बेसिक पजल है। सर्कुलर की बिल्कुल बेसिक पजल, डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन एडजेसेंट इज सेम, यहां तक सिर्फ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, बिल्कुल नीचे की कंडीशन है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींच ली बड़ी सी, उसमें 8 लोगों को बैठा दिया, 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमने लाइन सबसे पहले को खींच लिया, हमने कंडीशंस को नोट करी, बिल्कुल थोड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमें कोई भी ऐसी कंडीशन मिली जिससे हम तुरंत स्टार्ट करना चाहते हैं अपने पजल को, हमें वेट नहीं करना, हमें पता चल रहा है कि यार सही जा रही है, हमें कंडीशंस भी कई बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कुछ आरआरबी क्लरिकल की, आरआरबी पीओ की, आईपीएस क्लर्क की ना, कुछ कुछ ऐसी पजल्स होती हैं जो बहुत ही बेसिक होती है, जिसमें कंडीशंस भी आधी लिखो और बाकी तो कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंडीशन ही 5 है। तो हमने दो कंडीशन लिखते हैं, हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ डालना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो उसी पे हम स्टार्ट कर लेंगे। तो इसलिए हम फ्लो में रहने के लिए हम पहले ही बना देते हैं, इससे हमारा फ्लो बाद में ब्रेक ना हो, हम कंडीशन को छोड़े, हम एक लाइन बनाए। इसलिए हम पहली स्टार्ट होते हम बनाए थे, हमने देखा क्या है, हमने बेसिक सिनेरियो हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब कंडीशन लिखना शुरू करेंगे। कंडीशंस में आपको एक चीज समझनी है कि कंडीशन में बिल्कुल बेसिक तरीके से लिखेंगे, कोई भी अलग तरीके से कंडीशन नोट डाउन नहीं करना है। जैसे हम अभी तक कंडीशन नोट डाउन कर रहे हैं वैसे ही करना है, बस हमें ध्यान में रखना है कि हम एक लाइन फॉर्मेट में हम इसको देख रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बाद आगे कंटिन्यूटी में यहां से शुरू हो जाता है। बस सिंपल सी चीज है, यहाँ पे खत्म हुआ इस साइड और घूम के इस साइड से आ गया। अगर यहाँ पे कोई बंदा है तो वो घूम के इसके बिल्कुल इमीडिएट नेक्स्ट में बैठा हुआ है, राइट में है लेफ्ट में है वो तो हम डायरेक्शन डिफाइन कर लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंडीशन लिखना, के सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, के इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। ठीक है, क्यू एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड एन, क्यू इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड एन। ठीक है, क्यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू के, क्यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू के। ठीक है, जी एंड एन आर सिटिंग इमीडिएट ऑपोजिट पोजिशन। अब देखिए, अभी तक हमने इमीडिएट ऑपोजिट की कहीं भी बात नहीं करी है,
क्लोज फिगर्स में अगर इवन नंबर ऑफ पर्सन हो, जैसे कि अगर हम सर्कुलर ले लें, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और सॉरी 8। अब आपके 8 लोग बैठे हैं। अब 8 लोग में ये इसका अपोजिट में हो जाएगा। बट यहीं अगर मैं 7 लोगों को बैठा हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये जरूरी थोड़ी ना ये इसी तरीके से बैठा है, ये इसका अपोजिट में बैठा है। वो तो मैंने अपने मन से इसको इस साइड मान लिया, पर ये इस साइड भी तो हो सकता है ना थोड़ा सा, तो वो उसके अपोजिट नहीं होगा। बट 8 लोगों में क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ लिखा है डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन है सेम, और अगर ना भी लिखा हो तो भी हमें उसे सेम ही मानना होता है। तो अगर सेम है तो इवन नंबर ऑफ पर्सन होंगे, तो वो उनमें से 2 लोग हमेशा ऑपोजिट बैठे ही बैठे होंगे। ऑड नंबर ऑफ पर्सन में ऑपोजिट में कभी भी कोई भी 2 लोग नहीं होते, ना आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी। ऑड नंबर ऑफ पर्सन में अगर कोई क्लोज फिगर में बैठा हो तो ध्यान रखिए, क्लोज फिगर में ऑड नंबर ऑफ पर्सन में ऑपोजिट में कोई भी कैसे भी नहीं बैठा हो सकता। अगर ऑपोजिट की अगर आपको ऑड नंबर में कोई भी कंडीशन दी है तो वो इट मींस गलत है। तो हमें इवन नंबर में ऑपोजिट कंडीशन को समझना है। अब उन्होंने बोला कि जी और एन ऑपोजिट बैठे हैं, तो जी और एन ऑपोजिट बैठे हैं। अब इसको हम लाइन में कैसे देख सकते हैं? लाइन में हमें ध्यान रखना है कि कोई भी 2 पर्सन, अगर 8 लोग दिए हुए हैं, कोई भी 2 पर्सन है, उनके वो ऑपोजिट बैठे हैं, तो उनके बीच में कितने लोग हुए? 3 लोग हुए। अब ये 3 लोग भी कैसे निकले? बहुत इजी तरीका है, 8 को करिए डिवाइड बाय 2 और उसमें से -1 कर दीजिए। तो 8/2 कितना होता है? 4, -1 कितना हो गया? 3। तो बीच में 3 लोग बैठे हैं। आप ऐसे याद कीजिए, वरना आप अपने मन में विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितनी अच्छी आप विजुअलाइजिंग पावर करेंगे उतना अच्छा ही आप मीन्स में पजल बना सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है बिल्कुल। अगर ऑपोजिट में 2 लोग बैठे हैं 8 में, जैसे जी और एन यहाँ पे बोला है, हमने यहाँ ऑपोजिट में बना दिया, जी के ऑपोजिट में एन बैठा है, तो जी अगर यहाँ पे होगा 1 2 3 छोड़ के एन यहाँ पे हो जाएगा। दोनों तरफ से 3 3 ही आएंगे बीच में। 8 लोग हैं टोटल, 3 3 बीच में आ गए, 2 सी और एन हो गए, 8 लोग हो गए। तो बिल्कुल बेसिक चीज है, अच्छे समझिए इस चीज को। टी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स बैठा है, ठीक है, टी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, बहुत बढ़िया। इधर टी और एक्स एडजेसेंट टू एन। अब टी और एक्स एन के एडजस्टमेंट नहीं बैठे हैं, ठीक है। टी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एन, अब पी भी एडजेसेंट में एन। कितनी कंडीशन है? 1 2 और 3। 3 कंडीशन का पजल है। अब बताइए कितना छोटा सा पजल है। स्टार्ट करते हैं। कई लोग ना जी क्यू, क्योंकि क्यू की ये भी कंडीशन दिखा रहा है, एन से भी कंडीशन दिखा, कई लोग जी क्यू और एन से स्टार्ट करें। बट एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, सिर्फ पजल में या क्लोज फिगर पजल में हमेशा हमें उस कंडीशन स्टार्ट करनी है, मतलब 99% या 95% मान लीजिए, हमें उस कंडीशन स्टार्ट करनी है जिसमें डायरेक्शन दिया हो। इस कंडीशन में आपको क्या डायरेक्शन दिया है? यहाँ पे तो बोला जी के अपोजिट में एन है, ये तो नहीं बोला ना किस साइड दिख रहा है। यहाँ पे एक्स से सेकंड टू द लेफ्ट में टी है, तो हमें एक डायरेक्शन मिल रहा है। आप हमेशा ध्यान रखिए, हमें स्टार्ट किससे करना है? जिसमें डायरेक्शन दिख रहा है। एक्स से सेकंड टू लेफ्ट 2 सेकंड, सॉरी थर्ड टू द लेफ्ट 2 छोड़ के आपका टी है। एक्स आपका ऊपर की तरफ देख रहा है, तभी तो 2 छोड़ के लेफ्ट में टी हुआ ना आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर आपका यू ऊपर देख रहा है तो आपके सभी ऊपर देख रहे हो, क्योंकि जब एक्स ऊपर देख रहा है सबका डायरेक्शन सेम है, सब इनसाइड देख रहे हैं। मैं आपके रेफरेंस के लिए सिर्फ ये एरोस बना रहा हूं, आपको एरोस हर क्वेश्चन में नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। एक में एरो बनाइए, ना भी बनाइए तो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए आपके। तो ऊपर आपका हो गया इनसाइड और नीचे आपका हो गया आउटसाइड, सिंपल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्या है? एक्स और टी के बगल में एन नहीं है, तो एन आपका यहाँ पे भी नहीं आ सकता, मैं इसे लिख देता हूँ हल्के से। ये सब कुछ आपका दिमाग में ही चलेगा, आपको सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी अपने आप, धीरे धीरे करके ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं कि एन एन यहाँ पे नहीं आएगा, आपको सिर्फ सीधा यहाँ पे लिखना है कि एन इन 2 जगहों पे आएगा, बस काम खत्म। आपको पता चल जाएगा कि बाबा पता नहीं क्यों नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो रहा है, आंसर नहीं देख रहा हूँ, आपको सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एन की बनाने की 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो एन यहाँ पे आ सकता है या तो एन यहाँ पे आ सकता है। हम एक एक करके पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, अलग कलर से शुरू करते हैं। हमने एन को लिया यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। एन से 1 2 3 छोड़ के आपके पोजिशन में जी है, ठीक है। एन और जी के बीच में क्या है? आपका क्यू है, तो एन यहाँ पे आ गया, जी यहाँ पे आ गया, जी कहाँ गया? जी आ गया। अब एन और जी के बीच में क्यू है, तो एन से 1 छोड़ के क्यू इस साइड नहीं आ पाएगा, एन और जी के जैसे बीच में क्यू इस साइड भी आ सकता है, और दूसरी क्यू की कौन सी जगह? इस साइड। तो क्यू इस साइड तो नहीं आ सकता, तो क्यू को हमने इस साइड बिठा दिया, ठीक है। ये वाली कंडीशन भी हो गई, ये वाली कंडीशन भी हो गई। अब एन के बगल में पी नहीं है, तो एन के बगल पी इस साइड भी नहीं आएगा, पी इस साइड भी नहीं आएगा, तो पी इस साइड आ गया, बहुत बढ़िया। एल से सेकेंडरी लेफ्ट में के है, जो कि क्यू के बगल में नहीं बैठेगा, तो एल से सेकेंडरी लेफ्ट में के आ गया, जो कि के आपका क्यू के बगल में नहीं है, तो आपका ये आंसर हो गया। आपके सब नोट्स में देख रहे हैं, आपसे बोलेंगे एक्स के सेकेंड टू द राइट में कौन है,
तो x के सेकंड टू द राइट में कौन है, एक छोड़ के इस साइड आ जाएंगे आप, आपका n है। आपसे बोलेंगे q के अपोजिट में कौन बैठा है, तो q से एक दो तीन छोड़ के अपोजिट में आपके x बैठे हैं। अगर हम q और k की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो q के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन हो जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक है। अगर हम q और k की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो q के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन होगा, तो हमने q को यहां बैठा दिया तो q के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन हो गया, p हो गया आपका आंसर। कोई शक, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल इजी, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उसमें आपको पूरे पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस बनाइए, बहुत इजी है। पजल बनाना इज मोर इंपॉर्टेंट देन सॉल्विंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर ही लेंगे, उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। पजल बनाना इज द मेजर डिफिकल्टी। 95% डिफिकल्टी किसमें है, पजल बनाने में। 5% डिफिकल्टी किसमें, क्वेश्चन बनाने। क्वेश्चंस आप बना लेंगे, मुझे आप पे भरोसा है, आप प्रैक्टिस करेंगे, 20-50 क्वेश्चंस बनाएंगे, पजल्स देंगे, बट वैसे तो मॉक देंगे अभी एग्जाम से पहले। आपको एग्जाम से पहले कई सौ मॉक देने, कई सौ मॉक, 200-300 मॉक भी नहीं, कई सौ मॉक। तो बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, जी भर के प्रैक्टिस कीजिए, हर जगह कंटेंट अवेलेबल है, तरीका समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, एज सिंपल एज दैट। आंसर चेक कर लेते हैं। NLQTZ, NLQTZ, पी एक्स के आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। और आप इससे सर्कुलर पजल को थ्रेड मेथड से बनाना सीख चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पजल पे, और बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, कलर वापस चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, आपके 10% है, सर्कुलर टेबल बैठे, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर। पिछले वाले में 8 थे, इस वाले में 10 हैं, कंडीशन थोड़ी बढ़ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और 10। क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी नहीं। सर्कुलर टेबल को हम थ्रेड मेथड से बनाएंगे, बहुत इजी है। फटाफट बनाने की कोशिश करते हैं। 2% आर सिटिंग बिटवीन ए और बी। ठीक है, आगे क्या लिखा है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट। सिंपल सी बात है, जब डायरेक्शन नहीं दिया तो लेफ्ट और राइट हम पहले ही मान के चलेंगे, कॉमन सेंस की बात है। जी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे। ठीक है, एंड एच इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जी। तो एच आपका यहाँ पे आ जाएगा, मैं इसे एरो बना के लिख देता हूँ, ये एच है आपका। डायरेक्शन को मुझ समझिए अच्छे, चलिए मैं आपको इसको इरेज करता हूँ, कहीं इसको डायरेक्शन ना मान लें। ठीक है, तो पेन ये रहा आपका, और मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे आपका एच आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। 4% आर सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। अब बी और डी के बीच में 4 देना है। आपका 4% पड़ती है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि बी और डी अपोजिट बैठे हैं। 10 लोग हैं, 10 लोग को डिवाइड बाई 2 किया, -1 किया, आपका कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। तो 10 लोगों में बीच में कितने होते हैं, 4% होते हैं अपोजिट के बीच में। तो बी और डी आपके अपोजिट बैठे हुए हैं। हमें कंडीशन, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें कंडीशन फैला के नहीं लिखनी। हम सॉरी, हमें कंडीशन जब लिखते हैं तो ही हमें मर्ज करते लिखते हैं। अब मैं अलग से लिखूं बी इज सिटिंग ऑपोजिट टू डी, कोई फायदा है उसका, मेरे को अलग अलग जगह कंडीशन देखनी पड़ेंगी। इसलिए कंडीशंस को हमेशा कंसोलिडेट लिखिए, भले ही आपको अच्छे समझना हो, आपको ज्यादा फैलाना नहीं है, आपको उसको अच्छे से समझते हुए कंसोलिडेट करते हुए लिखनी है, इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, तो मैं पता है भाई लेफ्ट और राइट कहीं से भी हो सकता है, उससे क्या फर्क है, अपोजिट में। जी इज नाइदर द नेबर ऑफ ए नॉर ऑफ बी। ठीक है, तो जी आपका इन दोनों का नेबर नहीं है, बहुत बढ़िया। सी एंड आई आर नॉट द नेबर ऑफ ईच अदर, सी और आई एक दूसरे के नेबर नहीं है, बहुत बढ़िया। डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, अब डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए है, इससे काफी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, काफी चीज सॉल्व हो जाएंगी। जे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, जे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई है क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो जे इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। जी इज सिटिंग ऑपोजिट टू ई, जी सिटिंग ऑपोजिट टू ई, 1 2 3 और 4। वो क्या बता रहा है, हमें खुद ही दिख रहा है जी सिटिंग ऑपोजिट टू ई। जब जी और ई के बीच में 4 लोग हैं, अब आपको दिख रहा है ना, एक पर्सन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये एच हो गया, चौथा ये हो गया। तो जब जी और ई के बीच में 4 लोग हमें ही दिख रहे हैं बनाते हुए, तो वो ऑपोजिट को बता रहा है, हमें पहले ही पता चल रहा है कि ऑपोजिट है। तो जी इज सिटिंग ऑपोजिट टू ई, जे इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू ए। ओके, ए के अपोजिट में जे नहीं है, ठीक है, हमने बना लिया। H is sitting opposite to C, H is sitting opposite to C, ठीक है, हमने ये भी बना लिया, H is sitting opposite to C। F is the neighbor of C and B, F is the neighbor of C and B, मतलब F बीच में आ गया आपके C और B के, सॉरी D बना दिया। F is the neighbor of C and B, ठीक है, बीच में आ गया, हमने ऐसे एरो बना दिया कि C और B लेफ्ट और राइट हो सकता है। G is not the neighbor of D, अब G is not the neighbor of D है, तो मतलब
जी भी नेबर ऑफ डी नहीं है, हम इसको अलग से बना देते हैं, कोई भी नेबर ऑफ डी नहीं है। अब यहीं से पता, यहीं से हम कंडीशन पिकअप करेंगे, यहाँ से क्यों, बिल्कुल यहाँ से सब कुछ मक्खन की तरीके से निकल रहा है। सब कंडीशंस लिंक हो रही है, डायरेक्शन भी मिल रहा है हमें, और सब कुछ लिंक हो रहा है। डी से सेकंड टू द लेफ्ट में ए है, ठीक है। डी के अपोजिट बी है, चार छोड़ के एक दो तीन, चार छोड़ के अपोजिट में, डी के अपोजिट में आपका आ गया बी। बी से दो छोड़ के ए है, जो कि हमें दिख ही रहा है। ए बी और डी के बगल में जी नहीं है, तो अब देखिए मैं बना नहीं रहा हूं, मैं आपको पेन के ये पॉइंटर से ही समझना। जी यहाँ पे नहीं होगा, जी यहाँ पे भी नहीं होगा, ए और बी के बगल में, जी यहाँ पे भी नहीं होगा, जी डी के बगल में नहीं, जी यहाँ पे भी नहीं होगा, जी यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि बी के बगल में ये जगह भी आती है, तो जी के लिए सिर्फ दो जगहें हैं। समझ गए? सॉरी, हमने ऊपर जी बना दिया, जी के बगल में सिर्फ दो जगहें हैं, ठीक है। अब आपका क्या है, आपका यहाँ पे आ गया ए के बगल अपोजिट में जे नहीं है, अब ए के अपोजिट में जे नहीं है, एक दो तीन चार छोड़ के यहाँ पे जे नहीं आएगा, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, जे यहाँ पे नहीं आएगा इस क्वेश्चन पे। सी एफ बी है, अब देखिए सी एफ बी, सी आई के बगल में नहीं है, ठीक है, सी एफ बी, बी सी और एफ इस साइड भी आ सकता है, सी एफ बी इस साइड भी आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एच के अपोजिट पे सी आ जाएगा, अच्छा अगर हम सी इस साइड ले, एच के अपोजिट सी आ जाएगा, सी इस साइड ले तो एक दो तीन चार, हाँ हाँ हाँ। अगर हम बी एफ और सी, देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा बार बार हर चीज को आपको विजुअलाइज करने में हो सकता है दिक्कत हो। अगर हमने बी यहाँ पे लिया, एफ यहाँ पे लिया और सी यहाँ पे लिया, तो सी के अपोजिट में एच है, एक दो तीन चार छोड़ के अपोजिट में एच आ ही नहीं सकता। देख लिया सिंपली हमने, तो हमने क्या करा, हमने दूसरा साइड ले लिया। हाँ, हमने बी एफ एंड सी यहाँ पे ले लिया, सी से एक दो तीन चार छोड़ के, अरे भैया एच तो यहाँ पे आ गया, एच यहाँ पे आ गया तो जी यहाँ पे आ गया, जी यहाँ पे आ गया तो जी और एच तो हैं? ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बाबा, सी के अपोजिट में एच है ना, एक बार कंडीशन एच इज सिटिंग ऑपोजिट टू सी, सही है। एफ वाली कंडीशन क्या थी, ये गलत कैसे हो गया, एफ इज द नेबर ऑफ सी एंड बी, ठीक है। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ ये गलती कैसे हो गई। अगर मैं बी को इस साइड बैठा दिया था, ठीक है, तो सेटिंग कंडीशन चेक कर लेता हूँ। डी सेकंड ब्रैकेट में ए है, और आपका डी के अपोजिट बी है, एक दो तीन चार छोड़ के बी आ गया, ठीक है। देन आपका बी से एफ और सी यहाँ पे आ सकता है, सी के अपोजिट में एच है, एक दो तीन चार छोड़ के एच नहीं हो सकता था, तो यहाँ पे आपका, तो जी बी के बगल में भी नहीं आ सकता, यहाँ पे गलती क्या हो रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक सेकेंड, बी के, बी एफ और सी, ठीक है, तो सी के अपोजिट में एच है, एक दो तीन चार छोड़ के, एक दो तीन चार छोड़ के एच आ गया, ठीक है। अब आपका ये वाली कंडीशन मैंने कहीं गलत तो नहीं लिखी, जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, एक दो तीन, ठीक है, एंड एच इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जी, एच इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी। सही तो है, गलत कहाँ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हमने गलत लिखा है। एक बार कंडीशंस देखिए, ऐसे आता है कई बार ऐसी चीजें कि हमारे से गलती हो जाती है, हम एक बार कंडीशन चेक करते हैं। 2% sitting between A and B, either from left to right. G is sitting third to the left of J, and H is sitting second to the right of G. तेरा 4% पर्सन से बना, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस का ही बना है। तेरा 4% बी एंड डी, बी और डी अपोजिट में होगा, आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जे इज नाइदर द नेबर ऑफ ए नॉर बी, अच्छा जे है, ओके आई एम सॉरी, जे इज नाइदर द नेबर ऑफ ए और बी है। ओके ओके ओके, मैंने उसमें जी लिख दिया, ये गलती हो गई, देखा, छोटी सी एक मिस्टेक एंड आपकी सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपका जी, जे सॉरी, फिर मैं जी बोल रहा हूँ, जे, और यहाँ पे आपका जी है, जी इज नॉट सिटिंग ऑपोजिट, ठीक है। इसी कंडीशन को लेके चलते हैं, तो अब यहाँ पे हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा जी, सही, अभी तक तो सही बनाया हमने, कुछ दिक्कत नहीं है, बस ए और बी के बगल में जे नहीं आएगा, तो जी तो आ सकता है, जी यहाँ पे आएगा। ऊपर वाली चीज को भी हटा देता हूँ मैं, आपको कंफ्यूजन ना हो।
ये ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो हमने बस क्वेश्चन लिया, डी को लिया, डी से सेकंड टू द, ए से सेकंड टू लेफ्ट में डी था, डी के अपोजिट में बी था। अब बी से फिर से हम वही बी, बी के बाद एफ और सी, सी के अपोजिट में फिर एच नहीं रख सकते, तो हमने बी एफ और सी यहाँ पे रखा, सी के अपोजिट में एच रखा, एच से सेकंड टू लेफ्ट में जी हो गया, एच और जे यहाँ पे आ गया, जे ए और बी के बगल में नहीं है आपका, और जे भी आपका ई से सेकंड टू लेफ्ट में आ गया, और आपका आखिरी कौन सा बचा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई आपका सी के बगल में नहीं है, आपका बिल्कुल सही है। बस एक छोटी सी बिल्कुल यहाँ पे हमारी, सॉरी, बिल्कुल छोटी सी बस यहाँ पे हमारी गलती हो गई थी, हमने यहाँ पे जे की जगह जी लिख दिया था, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए अपना कूल नहीं लूज करना एग्जाम में, ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। मुझसे भी हो रही है, आपसे भी हो रही है, हमसे नहीं, हर टीचर से, हर बंदे से, सबसे हो सकती है। कोई भी पजल में ऐसा नहीं होता जो बिल्कुल 100% परफेक्ट हो, छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है इस चीज का, कि आप लोगों को अपना कूल लूज नहीं करना है, क्योंकि जैसे आपने अपना कूल लूज कर दिया, आपने अपना काम और पेशेंस लूज कर दिया, आप वहीं पे सब कुछ लूज कर देंगे, पूरा एग्जाम, पूरी मेहनत, पूरी प्रिपरेशन आपकी वहीं खराब हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि आपकी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी, ये कहेंगे कि आपका एग्जाम आपके हाथ से निकलने लग जाएगा। तो अपने को याद रखना है कि अपने आप को कूल रखना है, काम रखना है, पेशेंट रखना है। गलतियां होती रहती हैं, एग्जाम में भी गलती होगी, क्योंकि हम उसकी प्रेशर में होते हैं ना, कि हमारे एग्जाम में गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन को दो बार पढ़ी, दो बार, सॉरी, क्वेश्चन को अपना अच्छे से पढ़िए, दो बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, सॉरी मेरे मुंह से गलती निकल गया। इतना अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को कि आपको एक बारी में ही सारा क्वेश्चन समझना है, दो बार पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। कभी कभार अगर आपसे ऐसी गलती हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने गलती क्या करी, कंडीशन में सही नोट करा सबको सही, तो आपको स्टार्टिंग से कंडीशन पढ़नी शुरू करनी है। ऐसे नहीं आप बीच बीच में कंडीशन पढ़ रहे हो, जैसे मैं पढ़ रहा था, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं भी उस चीज का भी ध्यान रखूं, आपको भी उसी की तरीके से आर डालूं कि आप स्टार्टिंग से कंडीशन पढ़ना शुरू करो, जिससे आपको वाली कंडीशन उसी समय मिले। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, GIHJ, GIHJ, DEA, DEA और CFB, CFB बहुत ही इजी पजल है। ये आपके इजी कैटेगरी के पजल में आएगी, मीडियम में भी नहीं आएगी, बट ये आपके आईपीएस क्लर्क, वैसे आईपीएस क्लर्क में भी नहीं आएगी, ये 10 लोगों की तो नहीं आती, आईपीएस पीओ में आ सकती है, और एसबीआई क्लर्क में आ सकती है, एसबीआई क्लर्क में आ सकती है। तो बहुत इजी पजल थी, बस एक छोटी सी गलती हो जाती है कई बार। एंड आज हमने यही दो पजल्स बनाई हैं। सर्कुलर मेथड बनाइए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सर्कुलर मेथड में यहां से आप समझ लीजिए घूम के ऐसे कनेक्ट हो गया, देखिए सर्कल बन गया ना, कनेक्ट हो गया, सर्कल बन गया जिसका कोई एंड नहीं है। बट हमने इसको कैसे बनाया, हमने इसको थ्रेड मेथड बनाया। थ्रेड मेथड में हमने सिंपली लाइन खींची, एंड हमने उसको पोजीशन में बैठाना शुरू कर दिया। अब इसमें भी देखिए, हमने ऊपर से लेके शुरू किया था, हमने डी से ए से सेकंड तरफ में डी देखा था ना यहाँ पे, तो ए को हमने ऊपर की तरफ दिखाया, तो ऊपर की तरफ दिखाया मतलब ऊपर क्या हो गया, सब लोग एक तरफ देखे, ऊपर हो गया आपका इनसाइड, नीचे हो गया आपका आउटसाइड, सिंपल। आपसे पूछेंगे कि इनसाइड आउटसाइड, तो सब पूछेंगे ही नहीं आपसे, आपसे पूछेंगे ए से सेकंड टू लेफ्ट में कौन बैठा है, सी से सेकंड टू राइट में कौन बैठा है, एफ के अपोजिट में कौन बैठा है, अगर इनको इंटरचेंज कर दो क्या होगा, ऐसे करके आपसे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इफ ऑल द पर्सन, मतलब अगर सारे पर्सन ए से लेफ्ट हैंड साइड में अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो जाएं, तो कितने लोग अपने ही सेम पोजीशन पर आएंगे। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा क्वेश्चन। अगर सब लोग ए से, ए की पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड में अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो जाएं, तो कितने लोग अपनी ही सेम पोजीशन पर आएंगे। हम बिल्कुल नॉर्मल, ए बी नहीं है, सी डी ई एफ जी, एक मिला एच आई जे, सिर्फ आपका इसका आंसर क्या होगा, एक। अगर आपके राइट में बोलता ए से राइट में, तो ए बी सी डी, फिर इधर आ जाएंगे ई एफ जी एच आई जे, इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर जीरो। बहुत ही बेसिक चीज होती है पजल्स, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस देखते जाइए, सीखते जाइए, समझते जाइए। एग्जाम्स पास आ रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस, अपना मोटिवेशन हाई रखिए। आरआरबी का टाइम आ रहा है, एंड आई नो कि आप बहुत अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे। इसी कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहिए, इसी कॉन्फिडेंस ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड तब तक के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपका जरूर आंसर दूंगा। एंड इसी तरीके से पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। कुछ टाइम का बीच में ब्रेक हो गया था, मैं जानता हूँ कि कुछ टाइम से ही मैं वीडियो अपलोड शुरू करना फिर से शुरू करा है, थोड़ा घर में रेनोवेशन वगैरह चल रहा था, इस वजह से मैं ढंग से अपलोड नहीं कर पा रहा था वीडियो।
बट मैं ध्यान रखूंगा, कोशिश करूंगा पूरा कंसिस्टेंट होने की। तो आप भी प्लीज कंसिस्टेंट रहिए अपनी पढ़ाई के साथ। अपना शेड्यूल बनाइए, अपना टू डू लिस्ट बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपना इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके, चारों चीजें आप साथ में लेके चलना है। ऐसा मत सोचिए कि एक दिन में इंग्लिश कर लूंगा, मतलब एक दिन में रीजनिंग कर लूंगा, एक दिन मैथ्स कर लूंगा, फिर ऐसा नहीं हो पाता अच्छे से। आपको चारों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। मोर ओवर आपको प्रीलिम्स एंड मेंस भी आपको साथ में लेके चलना है। मैं अभी मेंस की क्लास आगे जाके अपलोड करना शुरू करूंगा, बट अभी आप अंकुश सर की या और भी बाकी टीचर्स की आप मेंस क्लास देख सकते हैं। सब टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो आप प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चलिए, एंड बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। एंड अपना टाइम शेड्यूल बनाइए, टाइट रखिए शेड्यूल को। आपको बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आपके लिए आधा आधा घंटा, 15 15 मिनट, एक एक घंटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बहुत ही क्रूशियल टाइम है। मैं मेरी भी ज्वाइनिंग होने वाली है अभी आरआरबी पीओ में, एंड अभी मई चल रहा है आपका। तो बेसिकली बस आपका, मेरे ख्याल से जून में आपकी मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मतलब आपकी आपकी कर रहा हूँ सॉरी, जून में ज्वाइनिंग हो जाएगी मेरी। एंड देन मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा क्लासेस के बीच में, एंड आपको स्पेशली अलग से वीडियो अपलोड करके भी बताने की कोशिश करूंगा। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। एंड ये मतलब लिटरली जब 1 जनवरी को मेरा रिजल्ट आया था, तो मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड था अपने ऊपर कि इतने टाइम की मेहनत मेरी बहुत अच्छी रंग लाई। एंड आपको लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मैं भी अभी साथ साथ में पढ़ाई कर रहा हूँ अपने और आगे इंश्योरेंस के लिए, और आगे एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ एग्जाम्स के लिए। ऐसा नहीं है आरआरबी पीओ हो रहा है, बट मैं और अच्छे बैंक्स के लिए मैं थ्राइव करना चाहता हूँ, और अपने अच्छे बैंक्स के लिए मैं अपना एम और टारगेट कर रहा हूँ। मोर ओवर इंश्योरेंस कंपनी के एग्जाम्स बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिए ट्राई करना चाहता हूँ। मोर ओवर जैसे आरआरबी में ही अगर मैं रहूं, तो भी उसमें स्केल 2 स्केल 3 के, जब मैं 1 साल 2 साल बाद एलिजिबल हो जाऊंगा, तो मैं स्केल 2 के एग्जाम दे सकता हूँ। तो उसके लिए भी मेरे को यही एग्जाम, यही पढ़ाई होती है, एग्जैक्टली सेम होती है। तो उसके लिए मेरे को इसे आउट ऑफ हैंड नहीं जाना है, मेरे को ये सारी चीजें अपने मतलब क्लॉ में, अपनी ग्रिप में रखनी है, जिसकी वजह से मैं उसी एफिशिएंसी के साथ उन एग्जाम्स को भी निकाल सकूं। तो इस वजह से मैं भी साथ साथ में पढ़ाई कर रहा हूँ। आप भी प्लीज पढ़ाई कीजिए, एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मॉक दीजिए। मॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेकेंड डे, हर थर्ड डे मॉक होना चाहिए आपका। एंड आप बहुत अच्छे से उसको एनालाइज कर रहे हो, मॉक बना रहे हो। मैं भी आगे जाके और चीजें शेयर करूंगा, कैसे मॉक्स बनाते हैं, क्या सब कुछ है, एवरीथिंग। आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत सारा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, एंड बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।